जब भी एक मिडिल क्लास इंसान नया नया पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो उसकी पूरी इनकम का सबसे ज़्यादा तो पैसा है घर खर्चों में जाता है या फिर ईएमआईज पे करने में जाता है या अपने उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसको नई नई चीज़ें खरीदनी है, अपनी लग्जरी पे एक्सपेंस क्रिएट करता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपकी पूरी फैमिली में या कोई अगर मेडिकल डिसीज़ हो जाती है या पर्सनली आपको भी अगर कोई मेडिकल डिसीज़ हो जाती है तो आपके अगर हॉस्पिटलाइज होते हो तो वहाँ पे अगर आपका लाखों का बिल वहाँ पे आ जाता है। अगर देखा जाए आज के समय में हॉस्पिटल्स के दवाइयों के जो रेट हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। 14% के हिसाब से जितने भी दवाइयों के रेट्स हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इनकम अगर बात करें इनकम ग्रोथ की तो आज इंडिया के अंदर जितने भी जॉब पर्सन हैं उनकी इनकम ग्रोथ 5% के 6% के हिसाब से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन रेट 7% के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। तो इस केस में अगर आपके घर पे कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाता है तो उसको पे करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज 90% केस में क्या होता है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके पास इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ भी नहीं है। और ये सर्वेस एंड रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि इमरजेंसी फंड लोगों के पास नहीं होता है। तो इस केस में जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो या फिर आपकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो उस केस में जब आपका लाखों का बिल बनता है तो वहाँ पे जितने भी आपकी सेविंग्स होती है उसमें आपको सारी की सारी सेविंग्स चली जाती है या फिर बहुत सारे लोग लोन्स की तरफ जाते हैं या फिर आपको बहुत सारे लोगों के सामने हाथ भी फैलाना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे आपको ज़रूरत आती है एक हेल्थ इंश्योरेंस की। अब हेल्थ इंश्योरेंस के जब भी लोग नाम सुनते हैं तो उनको लगता है हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल हम सिक्योर हैं, हमें कोई भी बीमारी भी नहीं है तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे क्यों एक्सपेंस बढ़ाना है। बट आपसे ज़्यादा जो समझदार और चालाक हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई बीमारी लेके हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि अगर आप ज़्यादा एज में हमारे पास आते हो हेल्थ इंश्योरेंस कराने या फिर ऑलरेडी आप कोई बीमारी लेके आ रहे हो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस करवाने तो भैया हम तो आपको एक वेटिंग पीरियड देंगे। अब यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए वेटिंग पीरियड क्या होता है। तो देखिए अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोई बीमारी है और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जा रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ वेटिंग पीरियड होता है। लेट एग्जाम्पल उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो अगर आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया तो 2 साल बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इलनेस होती है तो वो आपका इंश्योरेंस में कवर होगा। 2 साल के अंदर अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो वो आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। प्लस आपका प्रीमियम जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया जाता है तो जिससे आपको ही आगे चल के प्रॉब्लम होती है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो सही टाइम होता है वो होता है कि जब आप अर्ली एज में अपनी जॉब स्टार्ट करते हो 20 साल 21 साल 22 साल में, उसी समय आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अब आप बोलोगे कि हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने ले लिया बट कितने का हमें कवर लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कवर ले सकते हो। बट अगर हम एक मिनिमम अमाउंट लेके चलें कि आपके पास कितना कवर होना चाहिए तो 5 से 10 लाख रुपए तक का आपके पास तो कवर होना चाहिए। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको किसी बड़े अमाउंट का ही कवर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इमीडिएट बेसिस पे तो आप अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में ही जाओगे और वहाँ के अगर बिल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर आपका कवर अमाउंट कम है तो आपको बाकी का पैसा अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। और अगर आप किसी आसपास के ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे हॉस्पिटल्स काफ़ी कम रेट में अवेलेबल हैं तो आप कम रेट का ले सकते हो। बट 5 से 10 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो आपको लेना ही चाहिए। अब अगर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस तो कवर हो गया, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस डिसीज़ को कवर कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। बट अगर हमारे किसी फैमिली पर्सन को कोई डिसीज़ हो गई तो क्या हमें सबका इंडिविजुअल एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके फैमिली में जस्ट एग्जांपल आपके पास 4 मेंबर हैं आपकी फैमिली में तो आप चारों लोगों का इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो और इंश्योरेंस पे आपको 80C का डिडक्शन भी मिलेगा जिससे आप टैक्स भी बचा सकते हो। या तो आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हो जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर होगी इंश्योरेंस के अंदर। अब फैमिली फ्लोटर में बस आप ये कर दीजिएगा कि आपका जैसे इंडिविजुअल आप इंश्योरेंस ले रहे थे 5 लाख का 10 लाख का, तो फैमिली फ्लोटर में आप 20 लाख 25 लाख का कवर ले लीजिए जिससे आपकी पूरी फैमिली का जो सम एश्योर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कवर रहेगा। इसके बाद अगर हम अदर सिनेरियो पे बात करें जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो अब आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हो तो सबसे पहले वहाँ पर
एडमिट किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रूम रेंट। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बड़े रूम्स भी होते हैं, छोटे रूम्स भी होते हैं और सबकी कॉस्टिंग भी अलग होती है और जिस हिसाब से आप उसका रूम का प्राइस चूज़ करते हो उसी हिसाब से आपका इलाज का जो भी पैसा है वो भी डिपेंड करता रहता है। तो रूम रेंट कैप एक चीज़ होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको देखनी होती है। रूम रेंट कैप जितना ज़्यादा है आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपको ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें रूम रेंट कैप बिल्कुल हो ही ना, 0% रूम रेंट कैप हो। अब रूम रेंट कैप बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर 50% का रूम रेंट कैप आपको वहाँ पे देखने को मिलता है या फिर वहाँ पे कोई अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है कि आपका 6 से 7 हज़ार रुपये का रूम रेंट कैप है, तो इसमें होगा क्या, जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे अगर आपने एक 7,000 रुपये का एक रूम ले लिया और आपके अगर इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में अगर 5,000 रुपये का ये एक रूम रेंट कैप दे दिया है तो 5,000 से ऊपर का आपका जितना भी अमाउंट है वो आपको ही देना पड़ेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी जो भी आपका रूम का एक्सपेंसेस है वो आपका डे बेसिस पे बढ़ता चला जाएगा। तो एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है जिसमें रूम रेंट कैप काफ़ी कम हो। सेकंड बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखिए जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते हो तो कुछ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपके कुछ टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट या फिर बहुत सारे एक्सरेज वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्री एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको हॉस्पिटल में जाने से पहले वहाँ पे लेके जाने होते हैं। तो वो भी क्या इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये जो कवर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपके दवाइयों के एक्सपेंसेस हो गए या फिर जो आपको डेली बेसिस पे टेस्ट वगैरह कराने उसके एक्सपेंसेस हो गए, तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होना चाहिए। वैसे जितनी भी चीज़ें आप कस्टमाइज करते जाओगे, जितनी भी चीज़ें आप ऐड करते जाओगे, हो सकता है आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता चला जाए, बट इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आपको जब क्लेम लेना होगा तो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होंगे और हर डिसीज़ के अंदर आपको क्लेम मिलने के चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके बाद होता है डे केयर ट्रीटमेंट। जितनी भी पॉलिसीज़ होती है उसमें डे केयर ट्रीटमेंट आपको चेक करना है कि क्या ये डे केयर ट्रीटमेंट है हमारे में। तो डे केयर ट्रीटमेंट होता क्या है पहले तो इसको समझते हैं। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपका 24 घंटे के अंदर ही आपका ऑपरेशन वगैरह करके आपको डिसॉल्व कर दी जाती है, जिससे आपका जो 24 घंटे भी आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कहती हैं भैया ऐसा है आप 24 घंटे तो एडमिट हुए नहीं हो, तो उस हिसाब से तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम होता ही नहीं है। तो अगर आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट है तो 24 घंटे से कम में भी अगर आप एडमिट हुए हो तो भी आपका ये क्लेम अमाउंट पूरी तरीके से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नो क्लेम बोनस, जिसको हम NCB भी कहते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, सब में NCB बेनिफिट आपको देखने को मिलता ही है। तो NCB बेनिफिट होता क्या है ये समझते हैं। NCB होता है नो क्लेम बोनस। अब देखिए ऐसा है आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और आपको कोई भी मेडिकल डिसीज़ नहीं हुई, आपको कोई भी इलनेस नहीं हुई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आपने इंश्योरेंस को क्लेम ही नहीं किया, तो इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे आप पॉलिसी रिन्यू कराओगे, जैसे जैसे आगे के प्रीमियम आप फिलअप करोगे, उसमें क्या होगा, या तो कंपनी आपका प्रीमियम अमाउंट कम कर देगी NCB के थ्रू, या तो आपका जो कवर अमाउंट है वो बढ़ा देगी। तो नो क्लेम बोनस में आपका ही फायदा है। तो बहुत सारे केसेस में होता है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है, हेल्थ इंश्योरेंस आप एक एडवांटेज के रूप में ले लेते हो कि अगर कुछ हो गया तो हमारे क्या होगा, तो उस केस में NCB आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम अगली बात करें तो सब लिमिट आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसी में वो नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि 50% अमाउंट ही इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, 50% आपको ही देना है। तो जो सब लिमिट है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम को पे की बात करें तो को पे भी 0% होना चाहिए। उसके बाद कैशलेस जो पॉलिसी वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैशलेस, एक होती है रीइंबर्समेंट। अब कैशलेस और रीइंबर्समेंट को समझते हैं। देखिए कैशलेस होता है कि जब भी आप पॉलिसी क्लेम करने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा इलाज कराया और एंड में आपने उनको पॉलिसी दे दी कि भैया ये तो हमारी पॉलिसी है और आप जाओ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम करो। अब इसमें बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि कैशलेस कई सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये पहले चेक कर लो कि आपके आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं कैशलेस पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर आपके आसपास एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैशलेस पॉलिसी अवेलेबल है तो आप कैशलेस पॉलिसी को ले सकते हो। कैशलेस में आपका ही बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।